तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का विषय इतिहास का दूसरा अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने 1 से लेकर के 5 तक करा दिया था, इसलिए आज मैं दीर्घ में 6, 7, 8, 9 यानी कि लास्ट 9वां क्वेश्चन तक प्यारे बच्चों करा करके आज मैं इतिहास का दूसरा अध्याय का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समाप्त कर दूंगा। प्यारे बच्चों, यदि आप इस नोट्स को PDF फाइल में लेना चाहते हैं और MVVI क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए जानना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 12 पेड व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिए आपको पूरे साल भर का फ़ी मात्र 1000 है। आर्ट्स का आपको सभी विषय पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में दिया जाएगा। चैप्टर वाइज MVVI क्वेश्चन 2022 एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए दिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को 1 से लेकर के 1 से लेकर के 5 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ ये रहा 5 तक मैंने प्यारे बच्चों बता दिया था। इसलिए आज मैं आप सभी को 6ठा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझाऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आप ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खरीदना चाहते हैं तो आप अवश्य रूप से खरीद लें, मार्केट में आ चुका है। यह बिहार बोर्ड आर्ट्स के लिए 2022 एग्जाम के लिए है। आप अपने नज़दीकी स्टोर पर अवश्य रूप से खरीदें। आर्ट्स का हर सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 6ठा प्रश्न आपका है, कनिष्क प्रथम के जीवनी एवं उपलब्धियों का विवरण दे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने जब लेक्चर का वीडियो लिया था मैंने कनिष्क के बारे में बताया था कि कनिष्क कौन था। तो प्यारे बच्चों, कनिष्क जो है वो कुषाण वंश, ठीक है, जो कुषाण वंश था उसी में से एक प्रभावशाली एक राजा था कनिष्क। ठीक है, मैंने आपको कनिष्क के बारे में बताया, तो उसका जीवनी बताया था और उसका उपलब्धि भी शायद मैंने लेक्चर में आपको बता दिया। तो उसका उपलब्धि के बारे में मैंने आपको बताया था कि कनिष्क ने जो है आपको चीन पर आक्रमण किया था। आक्रमण करके वह क्या किया था, तो वह जो है बहुत बड़े चीन का भाग पर आक्रमण कर लिया था और बदले में वो कर लेता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखेंगे उत्तराज मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात, यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद जो है भारत पर मध्य एशिया के कई विदेशी जातियों का आक्रमण हुआ। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो जितना भी मध्य एशिया का जो देश था, सभी देश जो है वो चाहता था कि वह भारत पर राज करे, भारत पर आक्रमण करके उसे गुलाम बना ले। इसलिए विदेशी जो जातियाँ था वो आक्रमण होना शुरू हो गया, यानी बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो इन आक्रमणकारियों में सबसे अंत में कुषाण आए थे और सबसे जो अंत में था प्यारे बच्चों वो आपको कुषाण आया था। ठीक है, कनिष्क इसी वंश का सबसे महान वो महत्वपूर्ण शासक है। उसने 78 ईस्वी से 100 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, यानी कि इतना से 78 से लेकर के 100 ईस्वी तक कुषाण जो है वो शासन किया था। गद्दी पर बैठने की तिथि से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। जो शक संवत की शुरुआत मानी जाती है वह तब मानी जाती है जब कनिष्क जो है वो गद्दी पर बैठा था। तो प्यारे बच्चों, कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था, वो बैठा था 78 ईस्वी में बैठा था। ठीक है, और आज भारतवर्ष में सरकार की वर्ष गणना इसी शक संवत पर आधारित है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके प्यारे बच्चों लिखना है, कनिष्क चंद्रगुप्त की तरह विजेता था तो अशोक की तरह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त जैसे विजेता था, युद्ध सिर्फ लड़ता था, इतना युद्ध लड़ा कि इतना युद्ध जीता कि वो विजेता कहलाया। और अशोक की तरह वो बौद्ध धर्म जो अशोक था वो बाद में क्या किया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, और बढ़ चढ़ के प्रचार किया। तो उसी तरह कनिष्क भी जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में बुलाई गई थी। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी कि जो बौद्ध धर्म था वो कनिष्क के समय में 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से भाग थे, एक प्यारे बच्चों हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। यानी कि इसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ठीक है, कनिष्क साहित्य का संरक्षक था। अश्वघोष, वसुमित्र आदि महान बौद्ध विद्वान उसके दरबार में उपस्थित थे। किसके, तो प्यारे बच्चों कनिष्क के दरबार में। ठीक है, देखिए कनिष्क शासन काल
कला के दृष्टिकोण से बेमिसाल था। ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में इस काल में कनिष्क द्वारा स्थापित कश्मीर के कनिष्कपुर नामक नगर में बना स्तूप एवं पुरुषपुर का विशाल टावर चिर स्मरणीय है। ठीक है, कनिष्क के काल में मिश्रित कला शैली का विकास हुआ था। जो मिश्रित कला जो शैली था वो कनिष्क के ही काल में आपका विकास किया था। जैसे आपने गांधार कला का नाम सुना होगा, ये सारा का सारा कनिष्क के ही समय में आया था। ठीक है, तो यह कला शैली जो है इंडो ग्रीक, रोमन ग्रीक और गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि कनिष्क एक विजेता के रूप में, एक धार्मिक नेता के रूप में एवं साहित्य संरक्षक के रूप में बेमिसाल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको इतना पूरा का पूरा क्या करना है, तो प्यारे बच्चों उत्तर लिख देना है। यदि आप 12th पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं इसे, तो आप हमारे वेबसाइट से भी लिख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, 7वां आपका प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मौर्य साम्राज्य का पतन जो हुआ उसका तो हम यही समझते हैं कि अशोक जिम्मेदार था। ये तो सब जानता है कि कौन जिम्मेदार था। प्यारे बच्चों, अशोक जिम्मेदार था। लेकिन देखिए, अशोक के अलावा भी कुछ ऐसे कारण थे, ठीक है, कुछ ऐसे कारण थे जो मौर्य साम्राज्य के पतन की ओर अग्रसित किया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी पॉइंट है कि अशोक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आखिर जिम्मेवार क्यों माना जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो देखिए जो अशोक है वो बौद्ध धर्म, देखिए सबसे बड़ा बात देखिए, वो अपना मूल धर्म को छोड़ करके वो तो पहली बात कि वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो मूल धर्म के जो लोग थे, जैसे आपका जैन धर्म के हो गए, उस समय जैन धर्म भी रहते थे, उसके अलावा ब्राह्मण हो गए, वो अशोक से जो है, मतलब कि अशोक से आप कह सकते हैं कि उनका गहरा संबंध अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो अपने मूल धर्म को छोड़ करके वो दूसरे धर्म को अपना लिया। अब जाहिर सी बात है, मान के चलिए आप स्वयं अपनी बात करिए, यदि आप हिंदू हैं, ठीक है, और अपना मूल धर्म छोड़ करके आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी माता पिता भाई बहन आपसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका घर 2 टुक में बढ़ जाएगा, पहला जो आपको साथ दे और दूसरा जो आपका साथ ना दे। तो अशोक का भी यही हाल हुआ कि जैसे ही अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा तो मौर्य साम्राज्य 2 भाग में बट गया। एक तो जो अशोक का साथ देता था, ठीक है, यानी जो अशोक का पिट्ठू था, और दूसरा क्या तो जो दूसरा जो अशोक का साथ आपको नहीं देता था। पहला ये कारण। इस कारण क्या हुआ था कि जो मौर्य साम्राज्य था वो मौर्य समाज में आंतरिक समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई, यानी कि अंदर के ही लोग जो है वो बगावत करना शुरू कर दिए। तो पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया तो अपनाया, साथ ही साथ वो दुनिया भर में क्या करने लगा, तो प्रचार प्रसार करने लगा। अब कहने का मतलब, मेरा बाप दादा जो जितना रुपया कमाया है, कमा करके इकट्ठा किया है अपने देश को चलाने के लिए, वो अशोक ने क्या किया, तो सारा रुपया को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए दुनिया भर में क्या किया, तो दुनिया भर में लगा दिया। तो जिसके कारण पैसा खाली हुआ। ठीक है, पैसा जो है वो क्या होगा, प्रचार प्रसार करिएगा तो पैसा खर्च होगा, यानी राजकोष खाली हो गया। ठीक है, और जो रुपया बचा, शेष रुपया को भी अशोक ने क्या किया, अपने जो कल्याणकारी नीति था, जैसे अशोक ने क्या करता था, जो गरीब को दान देता था। अब गरीब को आप दान दीजिएगा तो कहाँ से, अपने राजकोष से ना। तो राजकोष से आप दान देते गए, एक समय तो आएगा जो कि राजकोष खाली हो जाएगा। अब जब राजकोष खाली हो जाएगा तो जनता त्राहिमाम करने लगे, ये त्राहिमाम करने आने लगती है। इस कारण जो साम्राज्य है वो टूट न जाता है, या यूं कहिए कि साम्राज्य पतन हो जाता है। उसके बाद देखिए, जो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ, वह उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं था कि पूरे मौर्य साम्राज्य को बांध के रखे। ठीक है, या यूं कहिए जो उत्तराधिकारी था इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं था, इतना ज़्यादा जो है निपुण नहीं था, या योग्य नहीं था जो कि इतने बड़े साम्राज्य को चला सके। तो मुख्य रूप से इतना कारण था, तो जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन आपको हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा भी हम देखेंगे कि अशोक कहाँ तक उतर रहे थे, यहाँ तक तो प्यारे बच्चों हम तो समझा दिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल की समाप्ति के उपरांत ही कुछ ही वर्षों बाद बिखर गया। यानी कि जैसे ही अशोक मरा, ठीक है, मौर्य साम्राज्य कुछ ही वर्षों बाद बिखर गया, टूट गया। ठीक है, इतिहासकार इसके लिए अशोक को ही उत्तरदायी ठहराते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक ही नहीं थे,
यानी अशोक तो था ही, इसके अलावा अशोक ही नहीं था बल्कि और भी कारण था, बल्कि इसके लिए अन्य कारण भी थे। इनका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए अशोक का उत्तरदायी, पहला पॉइंट हो जाएगा अशोक का उत्तरदायी। देखिए कलिंग विजय के बाद अशोक हिंसा न करने का प्रण लिया था, इससे उसकी विशाल सेना शिथिल पड़ गई। अशोक बौद्ध धर्म को प्रभाव में आकर ब्राह्मणों की उपेक्षा करने लगे, जिससे ब्राह्मण मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गए और इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, यानी कि वही आंतरिक विद्रोह हो गया। ठीक है, दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण अयोग्य उत्तराधिकारी का होना था। उत्तराधिकारियों में कोई इतना सक्षम नहीं था कि वह शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित करे, यानी कि जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी को संगठित करे यानी जोड़े रखे, तथा उनके निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने ना तो देश में आंतरिक शांति बनाया, जो अंदर का शांति है ना तो उसको बनाया, और ना ही बाहरी आक्रमणों से देश की सुरक्षा करने लगा। अब जैसे ही घर में झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा लोग आकर के हमला करके वो जीत करके चला जाएगा। ठीक है, तो वही बात हुआ, जो विदेशी लोग आक्रमण किया उससे भी जो उत्तराधिकारी था वो बचा नहीं पाया, तो जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रांतीय शासकों का अत्याचार। देखिए अशोक के समय में क्या था कि अशोक जो प्रांत को जीता था उसमें अपना कुमार नियुक्त किया था और कुमार के माध्यम से उस प्रांत को संचालित किया जाता था। ठीक है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रांत पतियों ने दमनकारी नीति का अनुसरण किया था और प्रजा उससे असंतुष्ट थी। अब जैसे ही प्रजा असंतुष्ट होगी उस प्रांत में तो जाहिर सी बात है कि उस सभ्यता का पतन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि जो जनता है वो अपना आज़ादी का मांग करना शुरू है न कर देता है। अब देखिए जो साम्राज्य जो राजा है वह भला नहीं कर रहा है तो जनता क्या होगा, तो जनता उसके खिलाफ चल जाता है। ठीक है, चौथा है वित्तीय संकट। अशोक के शासन काल तक साम्राज्य की आर्थिक दशा अच्छी रही, परंतु अशोक ने धार्मिक एवं कल्याणकारी कार्यों में अपार धनराशि खर्च की थी, जिससे राजकोष खाली हो गया था। ठीक है, अब जैसे ही राजकोष खाली हुआ तो जाहिर सी बात है कि सेना शिथिल हो जाएगी, उसके बाद जो साम्राज्य उसका पतन हो जाएगा। अतः इस प्रकार एक और तो अशोक की अहिंसा नीति से मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति का ह्रास होने लगा, तो दूसरी यानी कि अशोक जो अहिंसा नीति था यानी युद्ध नहीं लड़ेंगे, इस नीति के कारण इन्हें क्या हुआ, इस नीति के कारण जो सैनिक था वो शिथिल हो गया, ह्रास हो गया, तो दूसरी ओर यानी कमजोर पड़ गया, तो दूसरी ओर उसकी उदार कल्याणकारी नीति के कारण राजकोष खाली हो गया। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि देखिए बल से भी कमजोर हो गए, सैनिक से भी कमजोर हो गए, आम पैसा से भी कमजोर हो गए। अब दोनों चीज से कमजोर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है साम्राज्य का तो पतन तो होगा ही ना। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, यदि अशोक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता तो जो मौर्य साम्राज्य है शायद हो सकता है कि आज के भी टाइम काफ़ी ज़्यादा या यूँ कहिए इतिहास ही कुछ और होता, आज का इतिहास ही कुछ और होता। ठीक है प्यारे बच्चों, बस हम इतना कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आठवां आपका प्रश्न है समुद्रगुप्त की जीवनी एवं उपलब्धियों को लिखे। प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त का जो जीवनी था मैंने लघु में भी बताया था, इसलिए डायरेक्ट आपको उपलब्धि के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ करके छोड़ देते हैं क्योंकि लघु में हमको समझाए थे। गुप्त शासक ठीक है, जो गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए मौर्य अलग है, प्रथम अलग है, द्वितीय अलग है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त था। भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान एक महान विजेता तथा प्रभावशाली सम्राट के रूप में स्वीकार किया गया है। उसने अपनी विजयों के द्वारा भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं बल्कि कुशल संगठनकर्ता था तथा कला और संस्कृति का प्रेरक भी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो लघु में आपको लिखा दिए थे। उसके बाद देखिए जो उपलब्धि है जो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त का जो दरबारी था तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देशों के नाम गिनाए जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। उसके प्रमुख विजय कुछ इस प्रकार है। ठीक है, पहला है उत्तर भारत की विजय। ठीक है, अब देखिए जो उत्तर भारत में जो 9 राज्य थे उनको क्या किया था, तो उनको समुद्रगुप्त ने जीत लिया और जीत करके अपने राज्य में मिला लिया, तो जिसके कारण जो गुप्त जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा और बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया।
वे राज थे वाकाटक राज, मतील राज, ठीक है। इस प्रकार से 9 राज्य हैं। मन है तो याद है, न कर लीजिएगा, नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख में मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थी, ठीक है। हरिसेन के कथानुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि जो 9 जाति था उन्होंने कहा कि हम समुद्रगुप्त के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, और जो कर होगा वो हम कर देंगे, जिसके कारण जो गुप्त साम्राज्य था वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। ये जातियाँ थी मालवा, अमीर, काक, मुद्रक, इस प्रकार, ठीक है। मन है तो याद कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त के लगातार राज्य और प्रभाव की बढ़ते देखकर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राज्यों ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यह आपका उपलब्धि लिख देना है समुद्रगुप्त का, ठीक है। उपलब्धि बोलिएगा तो बस यही लिखिएगा, जिम्नी बोलिएगा तो यहाँ तक लिखिएगा, दीर्घ में दोनों पूछता है, ठीक है, इसलिए हम दोनों दे दिए। उपलब्धि हो सकता है कि लघु में भी पूछे, लघु में पूछेगा तो सिर्फ आपको यह तीनों पॉइंट लिखना है। देखिए जो प्यारे बच्चों, जो 9वां प्रश्न है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी यह पूछा जाता है, कभी कभी बाई चांस, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से लिखा है ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी का ये सब जो पॉइंट है ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो उत्तर देना है गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त की मृत्यु, जैसे ही प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त की जो मृत्यु हुआ 467 ईस्वी में, ठीक है। तो मृत्यु होने के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे, और प्यारे बच्चों यह कारण आप खुद से भी लिख सकते हैं। अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, ठीक है। आप खुद से यह लिख दीजिएगा कि देखिए स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद जो भी उत्तराधिकारी था वह योग्य नहीं था, वह इतना योग्य नहीं था कि गुप्त साम्राज्य को चला सके, जिसके कारण जो है गुप्त साम्राज्य पतन हो गया। बस वही मोड़ वाला बात आपको लिख देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको समाप्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों दूसरा अध्याय में अब आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम इतिहास का तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आपने अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 70 150 45 52।